इस देश में एससी एसटी को सबसे पहले रिजर्वेशन मिला। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया, उसके बाद ओबीसी के लिए उन्होंने प्रावधान किया, लेकिन ओबीसी के रिकमेंडेशन तो बाद में, 22 रिकमेंडेशन हुए थे। एससी एसटी का रिकमेंडेशन जो था, आयोग हो, एससी एसटी आयोग हो, एससी एसटी के लिए अलग से इकोनॉमिकल प्रावधान हो, बजट में प्रावधान हो। और एक बार ये सुखदेव थोराट जो है वो यूजीसी के चेयरमैन बने थे, तो उन्होंने कहा था कि जो भी इंटरव्यू बोर्ड पैनल हो उसमें भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हों ताकि उनकी हकमारी ना हो। मेरे साथ अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान महासचिव केपी चौधरी हैं। ये सबसे बड़ा इस देश का फेडरेशन है जिसमें लाखों कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिनको लीड करते हैं केपी चौधरी साहब, जो उसके महासंघ के प्रधान महासचिव हैं। और मैं ये बातचीत इनसे हमेशा इसलिए करता हूँ कि हमेशा से संघ जो है वो प्रधानमंत्री हो, सरकार किसी की हो, बहुजन समाज के हक अधिकार की आवाज़ उठाता है, अपने तमाम सवाल उठाता है। और वो मैं लगातार पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ। एक बड़ी चिट्ठी इन्होंने लिखी है कोरोना के दौरान, जिस तरह से सारी चीज़ों का निजीकरण हो रहा हो, या एसटी एसटी आयोग को लेकर हो, एट्रोसिटी को लेकर हो, एक बड़ी चिट्ठी लिखी है। ऐसे समय में जब सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं, केपी चौधरी जो हैं वो अपनी रीढ़ बचाए हुए हैं, इसलिए नेशनल दस्तक मजबूर होता है कि इनसे लगातार बातचीत की जाए। सर, ये जो चिट्ठी लिखी है आपने, बड़ी चिट्ठी है, इसमें बड़ी बड़ी बातें क्या है जो आप सरकार से मांग कर रहे हैं? देखिए, मूल चीज़ तो ये है कि जो इसका विषय रखा गया वो ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज और सरकार के बीच तालमेल और समन्वय का और अविश्वास का जो इस समय वातावरण है, उसमें हमने प्रधानमंत्री जी से बात कही है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य, आप डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, आप खुले मन से बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर और उनका संविधान ना होता तो गरीब माँ का बेटा आज प्रधानमंत्री नहीं बनता। आप पूरा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को देते हैं, बहुत अच्छी बात। आपने बाबा साहब अम्बेडकर के जिस घर में वो लंदन में पढ़ने के दौरान रहे, आपने उसको परचेज किया और आपने बाबा साहब को डेडिकेट किया, आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से सरकार पिछली कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया, पर आपने किया, आपका धन्यवाद। आपने 26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब का अंतिम सांस निकला, आपने वहां के आसपास के सारे बंगले परचेज किए और बड़ा भव्य वहां पर एक स्मारक बना के बाबा साहब को डेडिकेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिंदू मिल की ज़मीन करीब 600 करोड़ रुपए में परचेज करके बाबा साहब का वहाँ एक राष्ट्रीय स्मारक आप बम्बई में बना रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 15 जनपद पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाकर 200 करोड़ की लागत का बाबा साहब को डेडिकेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने SC ST एट्रोसिटी एक्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया था, सबसे पहले आपने 2015 में आप स्वयं एक इनिशिएटिव आपकी सरकार ने लिया, SC ST एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करके उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने का काम किया, आपका धन्यवाद। लेकिन जब मित्तल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने उसको ख़त्म किया, SC ST के प्रावधानों को जब समाप्त किया, तो आपकी सरकार ने संविधान में संशोधन किए और उस एक्ट को इन्फोर्स किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म किया, आपने उसमें ऑर्डिनेंस ला करके और आपने उसको दोबारा से बहाल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ काम ऐसे किए हैं जिनके लिए आपका धन्यवाद का हक बनता है। और मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, जो कि लाखों लाखों देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, मैं उनकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन यहाँ 2 इशू बड़े महत्वपूर्ण जो इस पत्र में उठाए गए। डॉक्टर अम्बेडकर को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानना भी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत सरकार की नौकरियों में SC और ST के लोगों को 22.5% का आरक्षण और विधानसभा और लोकसभा में SC ST के लोगों को 25% के आरक्षण की व्यवस्था की गई। 25% का आरक्षण जो पॉलिटिकल है, यानी विधानसभा लोकसभा, तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन जो 22.5% का सरकारी क्षेत्र का जो आरक्षण था वो लगभग समाप्त हो गया, जो सबसे बड़ी पीड़ा की बात है। 40 लाख लोग देश के सरकारीकरण की जो तत्कालीन सरकारें रहीं, उन्होंने जो देश में राष्ट्रीयकरण किया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए, तेल कंपनी, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, घर घर में एक नौकरी पहुंची और गरीबी की रेखा से समाज के लोग आने में कामयाब हुए, ऊपर आने में कामयाब हुए। लेकिन आज का आलम यह है कि भारतीय रेल को देखें, CPWD को देखें, सरकार के अपने खुद के जो विभाग हैं उनका अगर निजीकरण तेजी से किया जा रहा है, तो उसमें तो सरकारी क्षेत्र में नौकरी बची नहीं रही है। जब नौकरी नहीं बच रही है, अभी संज्ञान में आया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अभी रिजल्ट निकला है,
उसमें भी वैकेंसीज पूरी नहीं की गई और अब तक करीब 1200 वैकेंसीज का शॉर्टफॉल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आईएएस आईपीएस की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी जो है छोड़ दिया गया है। ये बड़ी चिंता की बात है। आज़ाद भारत में संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियाँ अगर उखाड़ी जाएंगी, इस तरीके से धज्जियाँ उधेड़ी जाएंगी, तो आप सवाल यह है कि एससी एसटी समाज जो देश का एक कई आदिवासी समाज है, आज मूल जो देश का जो मूल निवासी है, आज वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। आप बताएं कि अगर राष्ट्रीयकरण से निजीकरण में देश को तब्दील करना है तो पूना पैक्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ, उस पैक्ट का क्या हुआ? जो देश का गरीब तबका है, जो सरकार की नौकरी में आने के कारण ही रोजी रोटी की कमाने में कामयाब हुआ, गरीबी की रेखा से ऊपर आने, देखिए उद्योग धंधा कोई चलता नहीं। उद्योग धंधा, पहली बात तो चलाने के लिए पैसा नहीं, पैसा अगर है किसी ने अरेंज भी कर लिया, बैंक से लोन किसी तरह मिल गया और अगर कोई उद्योग धंधा बन भी गया तो उद्योग धंधा वो चलता नहीं। क्यों? जैसे ही पता लगता है ये एससी एसटी के लोग हैं, उसमें जो लोग काम करने वाले लोग हैं वही ऐसा वातावरण बना देते हैं कि 99% वो काम ठप हो जाता है। ऐसी स्थिति में खेती की जमीन नहीं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं, उद्योग धंधों में कोई भागीदारी नहीं, बचा क्या? एक छोटी सरकारी की नौकरी बची थी। इन नौकरियों में अब जबकि निजीकरण हो गया तो सरकारी क्षेत्र की नौकरियां खत्म हो गई, निकली वैकेंसी नहीं निकल रही। चौधरी साहब, आप बड़े रिप्रेजेंटेटिव है, क्या सरकार आपने हर राष्ट्रपति, हर प्रधानमंत्री से बातचीत की है? अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या इस सरकार में भी आपको बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है? क्योंकि आप देश के इकलौते सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, लाखों कर्मचारी आपकी, आप बड़ी ताकत हैं, सरकार इस बात को जान भी रही है। इसमें एक बिंदु ये भी है इस पत्र में, जो प्रधानमंत्री जी को कल 10 तारीख को रिसीव कराया गया, उसमें ये बिंदु भी है कि पिछले प्रधानमंत्रियों ने महासंघ के पदाधिकारियों को देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए अक्सर बुलाया, राष्ट्रपति जी ने भी बुलाया, लेकिन हमने यही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पुराने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों की परंपरा को जारी रखते हुए 6 साल में हमारे महासंघ को आज तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। तो हमने उनसे निवेदन किया इस पत्र में कि एटलीस्ट इस पत्र के बाद महासंघ के लोगों को एक बार सुन तो लीजिए, आप उनके जो समाज की समस्या है एक बार उनसे चर्चा तो कर लीजिए, समाधान तो बाद की चीज़ है, पहले चर्चा तो हो। ये आपके तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे बातचीत होती रहती है, मुद्दों को लेकर आप प्रखर हैं, आप सरकारी अधिकारी होते हुए संगठन के तौर पे बहुत जिम्मेदारी है, सोशल जिम्मेदारी भी है, राजनीतिक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। क्या लग रहा है, एक चुप्पी सी है समाज में और समाज में गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है? अगर ये सब बातें रेक्टिफाई नहीं हुई, आपको नहीं बुलाया गया या आपसे बातचीत नहीं की गई, तो एक गलत मैसेज भी जा रहा है, ये सरकार तक मैसेज पहुँच पा रहा है? देखिए, पिछले दिनों हमारे समाज के एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत जिम्मेदार, मैं उन्हें मिनिस्टर के रूप में देखता हूँ, श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब, समय समय पर उन्होंने सरकार के बीच और समाज के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का हर सफल और संभव प्रयास किया है। पिछले दिनों 7 अगस्त को उन्होंने अपने ही निवास पर रामलाल, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री उस समय हुआ करते थे, थावरचंद गहलोत जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री उस समय भी थे और आज भी हैं, अर्जुन राम मेघवाल उस समय भी केंद्र सरकार मिनिस्टर थे, आज भी हैं, और दुष्यंत गौतम साहब, ये वो लोग हैं जो समाज के साथ लगातार संवाद करते हैं। मैं इनका धन्यवाद भी करूंगा समाज की तरफ से। माननीय थावरचंद गहलोत जी बातचीत के लिए बुलाते हैं, बातचीत होती है, बातचीत चर्चा होती है और वो कोशिश भी करते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती है, वो हमेशा बातचीत के लिए, जैसे मैंने 7 अगस्त की बात आपसे की, 7 अगस्त को उन्होंने बुलाया, भारत बंद से 9 अगस्त का ऐलान था, उन्होंने बुलाया, बातचीत की और बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और जो डिस्कशन हुआ उसका 100% सरकार ने उसको अक्षर से उसका पालन किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था, उससे कुछ दिन पहले हमको राष्ट्रीय आयोग में बुलाया गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपके समाज को स्वागत करना चाहिए। हमने निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा राम मंदिर वाले इश्यू पर, हमारा समाज तो उसका स्वागत करेगा और हमारा समाज ने उसका स्वागत भी किया। तीसरा मुद्दा जो अभी पिछले दिनों 10 यानी कल एक बैठक रामनाथ, इसके क्या नाम, इनके अपने अर्जुन राम मेघवाल साहब के निवास पर होनी थी, और उसमें क्योंकि कोरोना हो गया, सही कोरोना होने की वजह से उसमें बैठक को श्री BL संतोष जो रामलाल जी की जगह राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाए गए हैं, माननीय थावरचंद गहलोत जी, अर्जुन राम मुंडा जी का नाम भी था उसमें, पंजाब से सोम प्रकाश जी जो मिनिस्टर हैं वो भी थे उस मीटिंग के अंदर, और हमारे महासंघ के 25 लोगों को उसमें बातचीत के लिए बुलाया गया था। ये उसी का एजेंडा था डिस्कशन के लिए, जो हमने अभी आपको कल प्रधानमंत्री जी को जमा कराया। तो उसमें एक हम ये बताना चाहते थे, समाज आखिर महसूस कर क्या रहा है।
हमने कहा प्रधानमंत्री जी अगर कोई अत्याचार अन्याय हो तो आप देश के शासन अध्यक्ष होने के नाते अपनी संवेदना तो व्यक्त कीजिए। आप बोलते हैं कि अगर मेरे भाइयों मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, उससे कुछ नहीं हो रहा है। आज ये भी देखने में आया कि जितनी राज्य सरकारें बीजेपी की हैं और जितनी दूसरे पार्टीज की राज्य सरकारें हैं, अगर ये देखने में आ रहा है कि अत्याचार बीजेपी शासित राज्यों में दूसरे जो पार्टी के शासित राज्य उनसे कम नहीं है। अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए, एक महिला को शमशान घाट से, दलित महिला की लाश को कितना बड़ा मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बड़ी मतलब ये देखिए कितनी निंदा इसकी हुई है कि एक महिला की लाश को उसको जलने नहीं दिया, उससे शमशान घाट से बाहर निकाल दिया गया। कहाँ संविधान है? सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे में आप अपनी जिम्मेवारी भी उठा रहे हैं। डर लोग आज तक कहते हैं डर लगता है, आप लगातार बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है अगर यही हालात रहे, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ, जमकर प्रचार हुआ, दलित राष्ट्रपति हैं, उसके बाद भी लग रहा है कि मैं तो ये कहता हूं कि इस समय SC ST OBC के लिए, मैं इन समाज के लिए तो कह सकता हूं कि स्वर्णिम काल होना चाहिए था, जहां देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम नागरिक यानी माननीय रामनाथ कोविंद जी जहां अनुसूचित जाति समाज से आते हों। मैं बार बार बोलता हूं कि जब हम लोग आंदोलन 1997, 98, 99 में चला रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, हमारी जितनी बैठकें प्रधानमंत्री जी से अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ हुई, उसमें रामनाथ कोविंद डेलीगेशन का हिस्सा होते थे, वो हमें लीड करते थे, वो राज्यसभा के उस समय सांसद थे, संगठन की जो बैठकें होती उनमें भाग लेते थे। सौभाग्य से आज वो भारत के राष्ट्रपति हैं और माननीय मोदी जी स्वयं कहते हैं कि वो दूसरी पिछड़ी जाति ओबीसी समाज से आते हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मतलब भारत का राष्ट्रपति है और एक शासन अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री आज ओबीसी समाज से है। तो इस समाज के लिए इससे बड़ा गोल्डन और स्वर्णिम क्षण और क्या हो सकते थे। लेकिन सरकारी नौकरियों की बात करें तो इससे नुकसान हो रहा है बहुजन समाज को, SC ST OBC को। जिस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी खत्म हो गई है, बच्चे बीटेक 90% 80% की डिग्री लेकर एमटेक की डिग्री सड़कों पर घूम रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है, निजी क्षेत्र में उनको कोई लेता नहीं है, काम धंधा चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अगर बैंक से लोन लेकर वो काम धंधा शुरू भी करते हैं तो उनका बैंक जातिगत जो भारत की जातिगत व्यवस्था है, जातिगत भेदभाव के चलते वो रोजगार जो भी उनका अगर कोई भी अगर उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं वो उनका चलता नहीं है। ये बेसिक समस्या है। ये देखिए दो तरह की समस्या है, एक आदमी आर्थिक रूप से गरीब है और यहाँ पर जो समस्या है भारत के अंदर जातिगत जो प्रताड़ना का इशू है, जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है, वो तो SC ST के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है। और जरूरत इस बात की है कि इस अभिशाप से कैसे निपटा जाए जिससे कि SC ST के लोग भारत के अन्य जाति के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर के समान मापदंडों में अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए अपनी जीवन की जो अपनी आगे की किस तरीके से वो जीवन को अपने को लेकर चले, किस तरह सम्मान के साथ में अपने जीवन को जिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे आज चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए और सरकार की भी चिंता होनी चाहिए। तो ये SC ST अखिल भारतीय संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव KP चौधरी थे, जो लगातार डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने सवाल उठा रहे हैं। हक अधिकार जो SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज का जो हक अधिकार है सरकारी कर्मचारी अधिकारी का, उसको भी सुरक्षित करने के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऐसे हाल में जब कोरोना की महामारी है, भुखमरी है, लाचारी है, बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो किसी कीमत पर उनकी आवाज़ कम से कम वो उठा रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जय भीम नोबधाय। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।